वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 180 यूपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मई मंथ के करंट अफेयर्स। ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अगस्त महीने के भी आधी तो कवर कर ही चुके हैं, लेकिन फिर से अगस्त का एक पूरा कंप्लीट करेंगे। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है। फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। ये सारे के सारे 50 प्रश्न क्रॉनिकल, ठीक है, कुछ प्रश्न पीआईबी और योजना जो मैगजीन आती है उससे लिए हैं मैंने। तो स्टेटमेंट बड़े होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एनसीडीएक्स द्वारा मई 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। देखिए, इस अनुबंध का जो नाम है वो रेन मुंबई रखा गया है, जो मानसून और वर्षा के उतार चढ़ाव से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बॉम्बे और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के सहयोग से विकसित किया गया है। यह अनुबंध केवल कृषि उत्पादकों के लिए अनिवार्य है और सेबी के दायरे से बाहर है। देखिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेबी उसको रेगुलेट करती है, तो सेबी के दायरे से बाहर तो कैसे ही हो जाएगा ये। और केवल वाला स्टेटमेंट अधिकतर गलती हो जाता है, तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको एलिमिनेट करो। तो पहला और दूसरा सही है। ठीक है, एनसीडीएक्स ने मई 2026 में भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रेन मुंबई लॉन्च किया है। ठीक है, जिसे आईआईटी बॉम्बे और आईएमडी के सहयोग से विकसित किया गया है। तीसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि यह डेरिवेटिव अनुबंध पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा विनियमित है और यह कृषि से लेकर बुनियादी ढांचे तक की विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं को मौसम जोखिम से निपटने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा मई 2026 में जारी भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए नया रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है? चारों के एक ही फ्रेम में डालते हैं, कोई एक गलत होगा इसमें। देखिए, इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत की वैश्विक निर्भरता को कम करना है। इस रोड मैप में केवल घरेलू चिप डिजाइनिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, परीक्षण और असेंबलिंग को बाहर रखा गया है। यह रोड मैप भारत में नई सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है और इसके तहत भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए ढांचागत सहयोग की सिफारिश की गई है। पहला सही है, सी सही है, डी सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल घरेलू चिप डिजाइनिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, असेंबलिंग को और परीक्षण नहीं किया जाएगा। गलत है ये वाला स्टेटमेंट, बी इनकरेक्ट है। तो नीति आयोग का जो रोड मैप सेमीकंडक्टर डिज़ाइन है, ठीक है, इसमें फैब्रिकेशन भी शामिल है, असेंबलिंग भी शामिल है, टेस्टिंग भी है, मार्किंग भी है, पैकेजिंग भी है, सब है ये। इन सभी घटकों को शामिल करते हुए संपूर्ण भारत केंद्रित पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने पर जोर देता है। तीसरा प्रश्न है, भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम के बारे में। यह प्रणाली भौतिक टोल प्लाजा बैरियर के बिना वाहनों की स्वचालित पहचान और टोल कटौती की अनुमति देती है। इस तकनीक का पायलट या प्रथम कार्यान्वयन गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH48 के सूरत भरूच खंड पर किया गया है। हर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो भारत में पहली बार हो रही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम। ठीक है, यह प्रणाली भौतिक टोल प्लाजा बैरियर के बिना वाहनों की स्वचालित पहचान और टोल कटौती की अनुमति देती है और बिल्कुल NH48 पर सूरत भरूच खंड पर किया गया है इसका प्रथम कार्यान्वयन। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, मल्टी लेन फ्री फ्लो तकनीक हाई स्पीड कैमरों
और FRID सेंसर का उपयोग करके बिना वाहन रोके टोल एकत्र करती है, जिससे राजमार्गों पर भीड़ और ईंधन की खपत कम होती है। इसका शुभारंभ मई 2026 में NH48 के सूरत भरूच खंड पर हुआ। ठीक है, जो वर्तमान में टोल है तो देखा होगा आपने, लाइन लगती है जब टोल आ जाता है ना, 500 मीटर की रेंज में अगर टोल आ गया या 1 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है, तो लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो गाड़ी रुकती है, फिर वो नंबर को वहाँ पर जो कैमरा लगा रहता है, जो फास्टैग है उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है, या फिर फास्टैग नहीं होगा तो गाड़ी के नंबर को डिटेक्ट करेगा, फिर उसमें मैनुअली देना पड़ेगा, तो वहाँ रुकती है गाड़ी। इसमें क्या है, गाड़ी रुकेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मई 2026 में रक्षा मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर सिरडी में स्थापित किए गए निजी रक्षा विनिर्माण परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? केबल, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता घटाना, यही है। भारतीय नौसेना के लिए जहाज़ों का निर्माण करना नहीं है, केवल रक्षा पेंशन धारकों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित करना नहीं है, केवल विदेशी रक्षा कंपनियों को पट्टे पर भूमि देना नहीं है। बी है इसका आंसर। मई 2026 में अहिल्यानगर सिरडी में 10,000 करोड़ का निजी रक्षा विनिर्माण परिसर आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा उन्नत सैन्य प्रणालियों के निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया। 5वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित कथन 1 है, कथन 2 है। और उत्तर जो दिया जाएगा वो इस तरह से है, जैसे कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, अगर स्पष्टीकरण न कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई एक गलत है इन दोनों में से। ठीक है, तो कथन कारण वाला होता है वैसे तो इस तरह का प्रश्न, लेकिन यहाँ कथन 1 कथन 2 से ही इसको इंडिकेट किया गया है। कथन 1 है, मई 2026 में प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या संशोधन के तहत स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(1) संसद को कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल, कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है, स्पष्टीकरण भी कर ही रहा है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 जो है वो 1 की सही व्याख्या है, ये है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद को, हमारी पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कानून बनाकर बढ़ा सकती है, और मामलों के बढ़ते बोझ को देखते हुए मई 2026 में जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। फुल टेस्ट सीरीज आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। 6वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा घोषित नए साउथ कोस्ट रेलवे जोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 3 गलत होंगे, केवल एक ही सही होगा, उसे ढूंढना है। यह भारत का 15वां रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। 19वां रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। इसका परिचालन केवल मालगाड़ियों के संचालन तक सीमित रहेगा, केवल आ गया। इस जोन का गठन केरल और कर्नाटक को जोड़कर किया गया। कौन सा सही है? भारतीय रेलवे द्वारा घोषित नए साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ये भारत का 19वां रेलवे जोन है और इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। बी है इसका आंसर केवल। तो मई 2026 में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से विशाखापत्तनम को मुख्यालय बनाते हुए साउथ कोस्ट रेलवे जोन को पूर्ण रूप से चालू या अधिसूचित किया गया, जो भारत का 19वां रेलवे जोन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ से संबंधित 3 कथन। मई 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 2 नए सेज अधिसूचित किए हैं। सेज अधिनियम 2005 के तहत सेज की स्थापना केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है, राज्य या निजी संस्थाओं द्वारा नहीं।
इन क्षेत्रों का प्राथमिक उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। एलिमिनेट करिए केवल वाला स्टेटमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेज की स्थापना कर सकती है, राज्य सरकारें भी और निजी संस्थाएं भी। तो जहाँ जहाँ दो है अपन को वो एलिमिनेट करना होगा, केवल 1 और 3 सी है इसका आंसर। तो पहला और तीसरा सत्य है। मई 2026 में पौंडुचेरी में 2 नए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित किए गए। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि सेज अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य सरकारें भी, निजी डेवलपर्स भी केंद्र सरकार की मंजूरी से सेज स्थापित कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के शिकार बचे लोगों यानी जो सर्वाइवर्स हैं, उनके संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई 2026 में जारी दिशा निर्देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न थोड़े यूपीएससी लेवल वाले हो गए, ठीक है। चलिए, स्टेट पीसीएस में भी पूरी हेल्प करेंगे ये। पहला प्रश्न, दिशा निर्देशों में पीड़ितों के पुनर्वास, कानूनी सहायता और सुरक्षा तंत्र को अनिवार्य किया गया है। दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकारों को नोडल एजेंसियों की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी के उत्तरजीवियों के अधिकारों और उनके संबद्ध कानूनी व सार्वजनिक सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में भारत के योगदान के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़े सैन्य या पुलिस योगदानकर्ताओं में से एक है। यह दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। भारत ने कभी भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला शांति सैनिकों की तैनाती नहीं की है। भारत शांति सैनिक संयुक्त राष्ट्र ध्वज के तहत विभिन्न वैश्विक संघर्ष क्षेत्रों में तैनात हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारत ने महिला तैनाती नहीं की होगी, ये सी वाला गलत है। तो सी वाला कथन जो है असत्य है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला शांति सैनिकों की टुकड़ी तैनात करने वाले अग्रणी देशों में से एक रहा है या अग्रणी देशों में शामिल रहा है, जैसे कि लाइबेरिया ने किया, सूडान ने किया। 10वां प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग द्वारा मई 2026 में स्वीकृत कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी परियोजनाओं का प्राथमिक कार्य क्या होगा? निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और उद्योग भागीदारों को उपग्रह विकास एवं परीक्षण हेतु साझा तकनीकी अवसंरचना प्रदान करना। ठीक है, बी है इसका आंसर। अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजना नहीं है, केवल रक्षा उपग्रहों का नियंत्रण करना नहीं है, विदेशी उपग्रह के प्रक्षेपण शुल्क का निर्धारण करना नहीं है। इन स्पेस नीति के तहत अंतरिक्ष विभाग के द्वारा स्वीकृत कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ का उद्देश्य भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र यानी स्पेस स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय परीक्षण और तकनीकी अवसंरचना प्रदान करना है। 11वां प्रश्न है, मई 2026 में चर्चा में रहा हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अंतरराज्यीय पारेषण प्रणालियों यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम पर शुल्क छूट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा आधारित हरित हाइड्रोजन उत्पादकों की लागत में कमी लाकर इसे प्रतिस्पर्धी बनाना। डी। देखिए, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के राष्ट्रीय मिशन के तहत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली को हाइड्रोजन इकाइयों तक पहुंचाने हेतु ISTS शुल्कों में छूट प्रदान की गई है, यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। 12वां प्रश्न है,
मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा डिजिटल पहचान और धोखाधड़ी नियंत्रण के संबंध में जारी नई गाइडलाइन के तहत किस तकनीक पर जोर दिया गया है? एआई आधारित रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन, केवल ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण को समाप्त कर बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना है। बिल्कुल, ये एसएमएस ओटीपी जो है ना अनादिकाल से चला आ रहा है और ये हैक वैक भी होने लगा है। ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं। तो ऐसा नहीं है केवल एसएमएस ओटीपी पर ही निर्भर रहना है, उसके ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करके सिक्योरिटी को बढ़ाना है, मजबूत करना है। जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनमें भी अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ गया है, जीमेल में भी आ गया है। साइबर वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों को पारंपरिक एसएमएस ओटीपी से आगे बढ़कर बायोमेट्रिक और बिहेवियरल एनालिटिक्स आधारित बहुस्तरीय प्रमाणीकरण प्रणाली अपनाने का दिशा निर्देश दिया है। दोनों सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 के संबंध में 2 कथन है यहाँ पर। यह दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यह यूनेस्को की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो 3 मई को वैश्विक स्तर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में इसके महत्व को रेखांकित करता है। वन नेशन वन राशन कार्ड मई 2026 में ये जो योजना है, इसके अद्यतन संस्करण के तहत किस नई सुविधा को एकीकृत किया गया है? एक देश एक राशन कार्ड। क्या करना है? क्या करना है? राशन कार्डों को केवल आ गया, केवल क्रेडिट कार्ड में बदलना है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त अनाज बंद करना। राशन कार्ड की होम डिलीवरी के लिए केवल निजी कुरियर कंपनियों का उपयोग। तो ये केवल अपने आप में स्टेटमेंट को गलत कर रहे हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ साथ चेहरे की पहचान तकनीक का राष्ट्रव्यापी विस्तार। ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, सी है इसका आंसर। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन प्राप्त करना और सुलभ बनाने हेतु आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा को वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के तहत एकीकृत किया है। 15वां प्रश्न है, मई 2026 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में मुख्य ध्यान किस विषय पर रहा? किस विषय पर रहा? किस विषय पर रहा? सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, हरित प्रौद्योगिकी और सुरक्षित एआई अनुप्रयोगों में सहयोग बढ़ाना। बी है इसका आंसर। भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टीटीसी बैठक का प्राथमिक एजेंडा दोनों आर्थिक शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करना है। 16वां प्रश्न है, मई 2026 में भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो सऊदी अरब है वो मई 2026 में IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बन गया। और ये जो IBCA है, ठीक है, केवल एशियाई महाद्वीप में पाई जाने वाली बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है क्या? ऐसा नहीं है कि केवल एशियाई बिल्लियों के लिए, केवल एशिया महाद्वीप में, दुनिया भर के कई महाद्वीपों में, मतलब वैश्विक स्तर पर है पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है केवल एशिया में। सऊदी अरब मई 2026 में IBCA का 26वां सदस्य देश बना। ये बात ठीक है, दूसरी वाली गलत है। दुनिया भर में 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण देना है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। सऊदी अरब मई 2026 में IBCA का सदस्य बना क्योंकि IBCA वैश्विक स्तर पर 7 लक्षित बिग कैट्स यानी 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण देता है। कौन सी हैं वो? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। इन सब का नाम याद रखना। इनके संरक्षण के लिए काम करता है, जो वैश्विक स्तर पर विभिन्न महाद्वीपों में फैली हुई है। ये जो IBCA है, ऐसा नहीं केवल एशिया में।
सिक्किम राज्य के हाई कोर्ट द्वारा मई 2026 में प्राप्त की गई उपलब्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 4 में से केवल एक ही सत्य होगा। यह भारत का पहला पूरी तरह से एआई संचालित हाई कोर्ट बन गया है क्या? यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय बन गया है क्या? यह भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी यानी कागज रहित न्यायपालिका वाला राज्य बन गया है क्या? यहाँ भारत का पहला ई कस्टम्स विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है क्या? क्या हो सकता है? प्रबल संभावना ए और सी की ज़्यादा लग रही है। तो ये जो है ना, ये पेपरलेस बन गया है। यह भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी कागज रहित न्यायपालिका राज्य बन गया है सिक्किम। तो मई 2026 में सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां न्यायिक प्रक्रियाओं को 100% डिजिटल और पेपरलेस, ठीक है, पेपरलेस जुडिशरी बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस ये है कि वो डिजिटली हो गया है पूरा, तो पेपरलेस हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है एआई हो गया है। एआई भी डिजिटल का पार्ट है, लेकिन वो एआई अलग चीज़ है। ठीक है, और पेपरलेस अलग है। 18वें नंबर का प्रश्न है, बुजुर्ग देखभाल हेतु केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मई 2026 में शुरू की गई पहलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक है जीवन ऐप, और एक है स्थायु डैशबोर्ड, और तीसरी है वरिष्ठ सुरक्षा कार्ड। कौन सा असत्य बोल रहा है? अगर डी है इसका आंसर तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ए या बी में या सी में से कोई एक गलत होगा तो वही आंसर होगा। जीवन ऐप जो है वो वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और आपातकालीन सहायता प्रदान करने हेतु एप्लीकेशन है। ये तो ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और ये स्थायु डैशबोर्ड, स्थायु क्या पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, स्थायु डैशबोर्ड बुजुर्ग देखभाल योजनाओं की रियल टाइम निगरानी हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये भी ठीक है। वृद्धजनों को मुफ्त हवाई यात्रा पास जारी करने की योजना है क्या? वरिष्ठ सुरक्षा कार्ड। देखिए, भारत में बहुत सारे वृद्धजन हैं, आपको सबको अगर हवाई यात्रा के लिए मुफ्त पास बांट देगी सरकार तो सरकार का भत्ते बैठ जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। वरिष्ठ सुरक्षा कार्ड ऐसा कोई कार्ड नहीं है कि वृद्धजनों को मुफ्त हवाई यात्रा जारी करने का पास देंगे। तो यही गलत है, पहला दूसरा सही है। मई 2026 में सरकार द्वारा जीवन एप्लीकेशन और स्थायी डैशबोर्ड को बुजुर्ग देखभाल यानी एल्डर केयर की बेहतर ट्रैकिंग को स्वास्थ्य देखभाल सेवा और नीतिगत क्रियान्वयन के लिए लॉन्च किया गया था। ये जो वरिष्ठ सुरक्षा कार्ड है, इसके तहत मुफ्त हवाई यात्रा जैसी कोई योजना नहीं शुरू की गई है, याद रखना। हल्की सी आवाज़ बैठी है क्योंकि सर्दी से गला बैठा हुआ है। 19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बीच मई 2026 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो सकता है? टनल इंजीनियरिंग और भूस्खलन प्रबंधन तकनीक में सहयोग, स्वचालित स्पीड गन कैमरों का निर्माण, टोल टैक्स का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण, या राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्या करना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टनल इंजीनियरिंग और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड प्रबंधन तकनीक में सहयोग। तो NHI ने पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्ग अवसंरचना को सुरक्षित बनाने को सुरंग निर्माण यानी टनल इंजीनियरिंग तकनीक में सुधार करने और भूस्खलन प्रबंधन के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। NHAI और नॉर्वे याद रखिए। अभी मई 2026 में आयोजित हुई थी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस बैठक की मेजबानी भारत ने मई 2026 में नई दिल्ली में की। इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने की थी। यह बैठक ब्रिक्स में नए पूर्ण सदस्यों के प्रवेश के बाद आयोजित की गई। कौन सा सही है इसमें?
ये तीनों के तीनों करेक्ट एंड ये है इसका आंसर 1 2 3। तो सारे के सारे सही हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत विदेश मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। 21वां प्रश्न है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा मई 2026 में शुरू किए गए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सेंसर लगाओ, ड्रोन का इस्तेमाल करो और एआई आधारित निगरानी बढ़ाओ। इसे केवल भारत चीन सीमा पर लागू किया गया है। कौन सा सही है? देखिए, भारत बांग्लादेश जो सीमा है वो भी भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है, भारत पाकिस्तान भी जरूरी है। माना कि चाइना घुस रहा है भारत में, अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये भारत चीन पर ही लागू होगा। केवल वाला गलत ही होता है, गलत है दूसरा। गलत है तो ये क्या हो गया? केवल एक ही सही है ना यहाँ पर। ठीक है, तो केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट एक बहुआयामी सीमा प्रबंधन ढांचा है जिसे भारत की विभिन्न संवेदनशील सीमाओं पर आधुनिक तकनीक जैसे कि थर्मल इमेजर लेजर लेजर बैरियर और एआई कैमरे द्वारा अवैध घुसपैठ रोकने के लिए एकीकृत किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मई 2026 में भारत में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा धातुओं या क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और यूएसए का नाम याद रखिएगा। क्वाड में 4 देश हैं। ठीक है, भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय रणनीतिक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। आईटीबीपी की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण टीम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मई 2026 में आईटीबीपी की इस सर्व महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस अभियान के दौरान टीम ने क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर अभियान के तहत कचरा प्रबंधन भी किया। ये जो इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं ना कि भी किया, ये भी किया, तो ये कभी गलत नहीं होते, दोनों के दोनों सही हैं ये। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ऑल विमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन ने मई 2026 में नया इतिहास रचा और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हिमालय कचरा संग्रह अभियान भी चलाया। यह है पाजी, इन्होंने बना दिया है रिकॉर्ड। मई 2026 में एथलेटिक्स की 29वीं नेशनल फेडरेशन कप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड किसने स्थापित किया? इनका नाम है गुरविंदर सिंह। ठीक है, गुरविंदर वीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। तो मई 2026 में Olympic.com पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में गुरविंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, मात्र 10.09 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ पूरी कर ली, गुरविंदर वीर सिंह ने। 25वां प्रश्न है, डिजिटल सामग्री नियमन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मई 2026 में सुव्यवस्थित किए गए सहयोग पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 25 पर रोक दें, 25 नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे, बड़ा हो जाएगा वरना टेस्ट ये। क्या है इसका सहयोग पोर्टल का उद्देश्य? अधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा डिजिटल मध्यस्थों को गैर कानूनी सामग्री हटाने की
स्वचालित सूचना भेजने हेतु एकीकृत प्रणाली, ए है इसका आंसर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत अधिकृत सरकारी एजेंसी और सोशल मीडिया या इंटरनेट मध्यस्थों को एक ही डिजिटल मंच पर लाना, ताकि गैर कानूनी, आपत्तिजनक या हानिकारक ऑनलाइन सामग्री को हटाने के नोटिस भेजने और उस पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज किया जा सके। 5 और कर लेते हैं, चलो 30 कर लेते हैं ना। मई 2026 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में स्वीकृत कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 113 पद्मश्री थे, 5 पद्म विभूषण थे और 13 थे पद्म भूषण। तो सारे के सारे सही हो गए। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी गई। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री शामिल हैं। मई 2026 में इसका नागरिक अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। 27वें नंबर का प्रश्न है, मई 2026 में जारी ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2026 के बारे में कौन सा गलत है? भारत में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण केवल मेट्रो शहरों तक ही सीमित रहना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बसों के तेजी से अपनाव पर बल दिया गया है और फेम योजना के अगले चरण के तहत अंतर शहर बस मार्गों को प्राथमिकता दी गई है। तो केवल वाला ही गलत होगा यहाँ पर, ऐसा थोड़ी है केवल मेट्रो शहर। देखिए, भारत सरकार की नीति सार्वजनिक परिवहन के 100% विद्युतीकरण को टायर 2 और टायर 3 शहरों तक विस्तारित करने की है योजना। ऐसा नहीं है केवल मेट्रो शहरों तक सीमित रखना है उसको। 28वां प्रश्न है, भारत और इटली के बीच मई 2026 में रणनीतिक वार्ता के किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष, ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो अगला ही साल मनाएंगे भारत और इटली, 2027। भारत और इटली ने अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी वर्ष 2025 से 29 तक की जो है, उसमें वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया उन दोनों ने। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मई 2026 में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? यह है माई NRI एथलीट एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर डी। मई 2026 में खेल मंत्री द्वारा NRAI के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में माई NRAI एथलीट ऐप लॉन्च किया गया, जिससे NRAI देश का पहला पूरी तरह से डिजिटलाइज खेल महासंघ बन गया। जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए सार्वजनिक रोजगार में अवसरों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के मई 2026 के फैसले के संबंध में 2 कथन है यहाँ पर। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल सलाहकार समितियां यानी एडवाइजरी कमेटीज न्यायिक राहत का विकल्प नहीं हो सकती। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे सरकारी भर्तियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए श्रेणी आधारित आवेदन की स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करें। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सत्य हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने जैन कौशिक मामले की सुनवाई करते हुए सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और स्पष्ट भर्ती दिशा निर्देशों पर जोर दिया है। तो 1 से लेकर 30 प्रश्न कवर हो गए हैं, 50 हैं वैसे तो इसमें। नेक्स्ट 20 नेक्स्ट टेस्ट में कवर करेंगे, ठीक है। 31वां प्रश्न ये रहेगा, मई 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के संदर्भ में महेंद्रगिरी क्या है? कल के टेस्ट में कवर कराया होगा अगर आपको याद आ रहा हो तो।